हेलो स्टूडेंट्स, मैं ए.के. भारद्वाज मैट्रिक्स के साथ प्रेजेंट हूँ। पिछले क्लास में आप लोग को मैट्रिक्स की जो बेसिक डिफिनीशन होते हैं और उसके टाइप्स होते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई थी। अब उस पर हम लोग पहले कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे और फिर आगे उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो मैं प्रॉब्लम को यहाँ पर राइट कर चुका हूँ, आप लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। अब मैं इसे सॉल्व करना हूँ। अब फर्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। अब यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आप लोग को बताया गया था, पहले एक वर्ड यहाँ पर आया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 4 ऑर्डर का लेना है, उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज की जानकारी आपको देनी है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में मैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में डिटेल जानकारी आप लोग को दिया था। देखिए, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वह स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वह स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। मतलब यह हुआ कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जीरोज और नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में सेम होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है। मतलब हुआ कि जितने रो की संख्या होंगे उतने ही कॉलम की संख्या होंगे। रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अब सपोज आपका 4 ऑर्डर का कह रहा है, मतलब 4 इंटू 4 है, 4 इंटू 4 है। तो देखिए, यहाँ पर ये जो डायगोनली था प्रिंसिपल डायगोनल, ये प्रिंसिपल डायगोनल था। ये तो जानकारी आप लोग को दिया गया था। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल के सारे ऊपर वाले एलिमेंट 0 रहते हैं या प्रिंसिपल डायगोनल के सारे नीचे वाले एलिमेंट 0 रहते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एक बार फिर से ध्यान देंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट है। कहने का मीनिंग हुआ कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों आपस में सेम होते हैं। रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों आपस में सेम होते हैं। आइए देखिए, ये प्रिंसिपल डायगोनल है ना, ये प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल या ओनली डायगोनल आप कह सकते हैं। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के सारे ऊपर वाले एलिमेंट 0 होते हैं या सारे नीचे वाले एलिमेंट 0 होते हैं। या तो इसके सारे ऊपर वाले एलिमेंट 0 होते हैं या सारे नीचे वाले एलिमेंट 0 होते हैं। और जब नीचे वाले एलिमेंट सारा 0 होता है तो उसे अपर ट्रायंगुलर कहते हैं, और जब लोअर ऊपर वाला सारा एलिमेंट 0 होता है तो उसे लोअर ट्रायंगुलर कहते हैं। जब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के नीचे वाला सारा एलिमेंट 0 हो जाता है तो ऐसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन जब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाला एलिमेंट सारा 0 हो जाता है तो ऐसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप क्लियर कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, मतलब आप अधिक से अधिक कितने जीरोज दे सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इन ए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। इसका थ्योरी मैं आप लोग को राइट करवाया था, n इंटू n माइनस 1/2, n इंटू n माइनस 1/2, है ना। लेकिन आप देख रहे हैं कि थ्योरी में ऑर्डर n था, इस प्रश्न में ऑर्डर 4 है। थ्योरी में ऑर्डर n था, इस प्रश्न में ऑर्डर 4 है। ऑर्डर कितना है? 4 है, यानी n का वैल्यू आपका 4 है। आपके पास n का वैल्यू कितना है? 4 है। तो आप इस जगह पर 4 को प्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 4 माइनस 1/2, 4 इंटू 4 माइनस 1/2। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3 6, यानी कम से कम 6 जीरो होंगे, मिनिमम 6 जीरो होंगे।
मिनिमम कितने जीरो होंगे? 6 जीरो होंगे। ये आंसर आ चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 6। ये तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऑर्डर n का मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज का फार्मूला था n इंटू एन माइनस 1/2, लेकिन कह रहा था कि ऑर्डर 4 है तो n के प्लेस पर 4 रख दिए है, तो आपका आंसर आ गया है 2 इंटू 3 और 6 आंसर आ गया है। अब हम लोग सेकेंड का आंसर देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आपको फाइंड आउट करना है मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 6। मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन ए डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 6। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में आपको जानकारी दी गई थी, ध्यान देंगे। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में आप लोग को जानकारी दी जा चुकी है, थोड़ा ध्यान देना है आपको। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है। इसके प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वह नॉन जीरो होता है। प्रिंसिपल डायगोनल याद रखिएगा, प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट होता है वह नॉन जीरो होता है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। बाकी सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। मेरा कहने का मीनिंग है कि प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट सब होंगे वो नॉन जीरो होगा, उसके अलावा जो एलिमेंट्स होगा जिसको आप नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं वो सारे के सारे जीरो होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 6। देखिए एक थ्योरी दिया था कि जब डायगोनल मैट्रिक्स का ऑर्डर n है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स तो n इंटू एन या आप n कह सकते हैं, तो उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज का थ्योरी दिया था n इंटू एन माइनस 1। ये थ्योरी दिया था n इंटू एन माइनस 1। इसी को आप n स्क्वायर माइनस n भी राइट कर लेते हैं, है ना। लेकिन ये फार्मूला तब अप्लाई करते हैं जब ऑर्डर n रहता है। ये फार्मूला तब अप्लाई करते हैं जब ऑर्डर n रहता है, जबकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑर्डर 6 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस n के प्लेस पर 6 रख देंगे। तो इस n के प्लेस पर 6 रखेंगे, 6 का स्क्वायर माइनस 6, तो 36 और माइनस 6 कितना आंसर आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 30। तो इस तरह से ये आंसर कंप्लीट हो गया, है ना। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर फिर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम राइट करता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट्स, मैंने प्रॉब्लम को राइट कर दिया है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, तब तक मैं इसको सोल्व करता हूँ। अब देखिए दो यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन सम गिवन क्वांटिटीज x, y, z एंड w। देखिए 4 अननोन है। अननोन उस क्वांटिटी को कहते हैं, अननोन प्रश्न में दिए गए उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसे आप जानते नहीं हैं, जिसे आप जानते नहीं। अब जैसे x है, y है, z है, w है, तो x की क्या वैल्यू हो सकती है, y की ये क्या वैल्यू हो सकती है, ये आप पहले से गेस नहीं कर सकते। इस तरह के क्वांटिटी को अननोन क्वांटिटी कहते हैं। विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर दो मैट्रिक्स इक्वल है, अब दो मैट्रिक्स इक्वल का साइन दिया है, दो मैट्रिक्स इक्वल है। आप लोग को बताए थे दो मैट्रिक्स इक्वल का डिफिनीशन बताया था, इक्वलिटी ऑफ ट्रू मैट्रिसेज। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ ध्यान देंगे, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेज का मैंने आपको डिफिनीशन लिखाया होगा, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेज या मोड मैट्रिसेज, है ना। तो इसके बारे में मैं आप लोग को राइट करवाया होगा। Two matrices are said to be equal if they have same order and their corresponding terms are also equal. Two matrices are called equal matrices. Are called equal matrices if they have number first same order, second their corresponding elements also equal.
तो ये जो डिफिनीशन है ये इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस की डिफिनीशन है। दो मैट्रिक्स को आप तब सेम कह सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में सेम हो। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस प्रॉब्लम में जब आप देख रहे हैं तो दोनों मैट्रिक्स रियली में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि यह 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, 2 रो है 2 कॉलम से 2 इंटू 2 ऑर्डर कहेंगे। इसको भी 2 इंटू 2 कहेंगे क्योंकि इसके पास भी 2 रो है या 2 कॉलम है। तो दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल ऑर्डर का है, इतना तो क्लियर है। लेकिन सिर्फ इतना ही कहने से काम नहीं चलेगा। अगर आप इतना ही कह के रुक जाते हैं कि दो मैट्रिक्स को आप इक्वल कहेंगे यदि दोनों का ऑर्डर सेम हो, तो ये गलत जानकारी है, ये गलत डिफिनीशन है। आपको यह भी कहना पड़ेगा साथ साथ कि उस दो मैट्रिक्स के ऑर्डर तो सेम हो ही और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में सेम हो, तब जाके आपका कंप्लीट डिफिनीशन होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑर्डर तो चलो मैच कर गया, अब कंप्लीट डिफिनीशन की सेकेंड बारी की आती है। कंप्लीट डिफिनीशन के लिए उसका यूज करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो सेम, मतलब देखिए ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो यह जब भी इक्वल होगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इसके इक्वल होगा। इस कारण से तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाय इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, ऐसे भी आप लिख सकते हैं बाय इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस ऑफ टू मैट्रिसेस, ऐसे भी आप कह सकते हैं। दो मैट्रिसेस या दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम लोग सेकेंड रूल को अप्लाई कर लेते हैं, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है तो यह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल होगा। कहने का मीनिंग है कि x प्लस 3 जो है वह माइनस x माइनस 1 के इक्वल होगा ना। अब कौन है ये? देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है तो यह इसके इक्वल होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल होगा। तो कहने का मीनिंग है कि z माइनस 1 जो होगा वह 3 के इक्वल होगा। आपके पास इक्वेशन फर्स्ट है, आपके पास इक्वेशन सेकेंड है, और कौन होंगे? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, यह भी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, यह भी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है, यह भी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम है। तो कह सकते हैं कि 2y प्लस x जो है वह 0 के इक्वल है, आप इसे थर्ड इक्वेशन कहेंगे। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है, दोनों आपस में इक्वल होंगे। 4w माइनस 8 जो होगा वह 2w के इक्वल होगा। ये आपका इक्वेशन 4 है। आप इस सबको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका x y z ये सारे निकल जाएंगे। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट को ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो बेसिक चीज़ है, आप इसको खुद से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2x, और ये इधर जाएगा तो क्या होगा -4। इस कारण से x इक्वल आ गया -2, x इक्वल -2 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये इधर जाएगा, सेकेंड इक्वेशन से क्या इन्फॉर्मेशन मिले, z इक्वल 4 आ गया, z इक्वल 4 आ चुका है। क्लियर है? अब देखिए थर्ड इक्वेशन को ध्यान देना है, थर्ड इक्वेशन को ध्यान देना है। ये सब तो अब यहाँ पर 2y प्लस x इक्वल 0 है, 2y प्लस x इक्वल 0 है, लेकिन आपने x की जानकारी पहले से ले चुका है तो आप उसको अप्लाई करेंगे। x का वैल्यू -2 है, -2 को प्लेस किया, उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 2y इक्वल 2 देन y इक्वल 1 आएगा। y इक्वल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो आपने 3 अननोन की जानकारी निकाल चुका है, x y और z निकाल चुके हैं। अब हम लोग 4 का यूज करेंगे। अब 4 में क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, अब 4w माइनस 8 है, 4w माइनस 8 जो है वह किसके इक्वल है 2w के इक्वल। किसके इक्वल है 2w। तो इस 2w को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा 2w इक्वल 8 हो जाएगा। कह सकते हैं कि w इक्वल 4 हो जाएगा, कह सकते हैं w इक्वल 4 हो गया। तो इस तरह से आप चारों अननोन क्वांटिटी का वैल्यू आपस में निकाल चुके हैं और x y z w ये सारे की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। आप इसको
चाहते हैं लिखना, अब 4 टुपल्स में अगर आप इसको लिखना चाहते हैं 4 टुपल्स में, तो x y और z कौन है, अब w है ना। तो इसके वैल्यू किसकी इक्वल है, x की वैल्यू है -2 के इक्वल, y की वैल्यू है 1 के इक्वल, और z की वैल्यू है 4 के इक्वल, और w का वैल्यू है अब 4 के इक्वल, w की वैल्यू भी 4 के इक्वल है, और दोनों 4 के इक्वल आ गया है, दोनों 4 के इक्वल आ गया है, और z भी 4 और w भी 4। चलिए हाँ, तो स्टूडेंट्स मैंने प्रॉब्लम को राइट कर लिया है, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, तब तक मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए ये यहाँ का रहा फाइंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ये वर्ड से आप लोग परिचित हैं, क्योंकि जब पिछले क्लास में जब मैंने आप लोग को पढ़ाया था तो ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आप लोग को पढ़ाया था। एक चीज़ ध्यान देंगे, आप लोग का जो सिलेबस स्टार्ट किया गया है तो एक सिस्टमेटिक ढंग से सिलेबस स्टार्ट किया गया है, मतलब आपको एक कंप्लीट सिलेबस इस प्लेटफॉर्म से पढ़ाया जा रहा है और पढ़ाया जाएगा आगे। इसमें आपके बोर्ड्स भी आ जाएंगे, जेईई मेंस, एडवांस, सारे प्रॉब्लम्स, सारे प्रैक्टिस इसमें आपको कराए जाएंगे। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग हैं, आप फाइंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इस टॉपिक को मैं आपको याद दिलाता हूँ, ये टॉपिक मैं आपको पढ़ाया था। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ध्यान देंगे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है ना। छोटे छोटे बातों पे ध्यान देना ज़रूरी रहता है, क्योंकि कंपटीशन को कंप्लीट करने के लिए और उसको फाइट करने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम नंबर 5 टीचर बता दिए है तो यही प्रॉब्लम नंबर 5 जाके पूछ देगा, ऐसा 100% नहीं होता है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में बताया गया था कि देखिए ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकलने के लिए सबसे जो फंडामेंटल नीड है वह है कि मैट्रिक्स का स्क्वायर होना नेसेसरी है। मैट्रिक्स का, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का जो आप फाइंड आउट करने चलते हैं तो जो फंडामेंटल जो नीड है वो है कि वो मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। जब स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास है तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलोंग जो एलिमेंट होते हैं उसी का सम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। प्रिंसिपल डायगोनल याद रहे इस बात को याद रखना है। प्रिंसिपल डायगोनल के एलोंग जो एलिमेंट्स होते हैं उसी के सम को ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब आपके मन में आएगा कि प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स कैसा होता है, याद रखिएगा उसके लिए i जो होता है j के इक्वल होता है। i जो होता है j के इक्वल होता है, मतलब आप a11 कह सकते हैं, आप a22 कह सकते हैं, a33, इसी तरह से चलते रहता है ना। तो ऐसे एलिमेंट्स को एलिमेंट्स लाइंग अलोंग प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, या प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट कहते हैं। उसी को मेन डायगोनल भी कहते हैं, और उसी को प्राइमरी डायगोनल भी कहते हैं, और उसी को ओनली डायगोनल भी कहते हैं ना। तो अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्यूशन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालना है, और सबसे पहले हम लोग को देख लेना है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। अब जब भी आपको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स निकालना हो तो सबसे पहले क्या देख लेंगे, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स ये है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है कि इसका नंबर ऑफ रोज जो आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ रोज स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज आप देख रहे हैं तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। इस तरह से आप नंबर ऑफ कॉलम्स भी निकालेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स, देखिए स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, आप फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम मतलब 3। अब देखो दोनों के दोनों आपस में सेम हो चुके हैं, अब दोनों के दोनों आपस में सेम हो चुके हैं। तो जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में सेम होते हैं वैसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। चूंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए इसका ट्रेस फाइंड आउट किया जा सकता है। ट्रेस कैन फाइंड आउट, है ना, ट्रेस को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यह होता क्या है, तो इसलिए ट्रेस ऐसे TR लिखती है ट्रेस, और अ मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स है ना, ट्रेस ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो यह क्या हो जाएगा, तो यह होता है प्रिंसिपल सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल के एलोंग जो एलिमेंट्स होते हैं उसी का सम फाइंड आउट करना होता है। तो देखिए प्रिंसिपल जो डायगोनल एलिमेंट है उसके एलोंग तो यही एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट
आप इसको क्या कह सकते हैं, A11 कह सकते हैं। आप इसको क्या कह सकते हैं, A22 कह सकते हैं, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। आप इसको क्या कह सकते हैं, 3 कह सकते हैं। चूंकि थर्ड ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का है, इसका ऑर्डर जो हुआ, इसका ऑर्डर है थर्ड ऑर्डर, 3 × 3। 3/3 आप पढ़ सकते हैं, 3/3 भी पढ़ सकते हैं, और अच्छी बात है 3/3 पढ़ेंगे, अच्छा भी लगता है सुनने में। तो इसका जो ट्रेस होगा वह होगा A11, फिर आपके पास कौन है, A22, अब फिर कौन है आपके पास, A33 है। तो इसके वैल्यू को आप रखेंगे, 1 हो जाएगा, अब प्लस, फिर कौन है, -1 है, अब प्लस, अब फिर कौन है, 8 है। तो ये देखिए कौन हो गया, 0 हो गया, +8, यानी फाइनल आपके पास कितने आंसर आए, 8 आए। तो ये जब इस तरह से जब बनाएंगे तो आपका ये करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर। कभी कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी ट्रेस निकालने में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए बच्चे क्या करते हैं, अब बच्चे यहाँ पर ऐसे करने लगते हैं, ध्यान देना है। अब ध्यान देना है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये रॉन्ग वर्क कर लेते हैं, ध्यान देना है। अब बच्चे क्या करते हैं, रॉन्ग वर्क ऐसे कर लेते हैं, रॉन्ग वर्क करते हैं ऐसे। अब बच्चे क्या कर लेते हैं, ट्रेस निकालने के लिए वो जल्दीबाजी में समझ बैठते हैं कि प्रिंसिपल का मीनिंग, डायगोनल का मीनिंग 6, अब +-1, अब +3, तो 9 -1 = 8। कुछ बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं, 6 + -1 अब +3 तो 8। अब दोनों आंसर मैच हो जाता है तो बच्चे समझ लेते हैं कि अच्छा ये भी आंसर आ गया। नहीं, ये रॉन्ग वर्क है। क्यों? क्योंकि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के लिए अब प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट लेना रहता है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के लिए A11 होता है, A22 होता है, A33 होता है, A44 होता है। इस तरह से ये वर्क चलते रहता है। मतलब हुआ कि उसका I जो होता है वह J के इक्वल होता है। लेकिन जब आप यहाँ पर 6 को सेलेक्ट किए तो ये 6 जो था वह फर्स्ट रो में, थर्ड रो में था, तो I तो 3 था और J कॉलम फर्स्ट था। देखिए दोनों आपस में इक्वल नहीं है, I = J होनी चाहिए, I J की इक्वल नहीं। मतलब आपने गलत का सिलेक्शन कर दिया, फिर आपने यहाँ पर गलत का सिलेक्शन किया। यहाँ पर यह फर्स्ट रो है तो आप I = 1 कह सकते हैं, लेकिन ये कॉलम थर्ड है, J का वैल्यू 3 है, अभी भी आपस में इक्वल नहीं है, आपने फिर गलत का सिलेक्शन कर दिया। इस कारण से अगर ऐसे बनाएंगे तो ये संयोग है, डाटा ऐसा था, आप इसको संयोग कह सकते हैं। डाटा ऐसा था कि आंसर मैच हो गया, लेकिन ये प्रोसेस रॉन्ग है, ये प्रोसेस रॉन्ग है। इसलिए इस बात पर ध्यान देना है, इस बात पर इसको ध्यान देना है ना, इस बात पर इसको ध्यान देना है। ये प्रोसेस रॉन्ग है ना। अब हम लोग सेकंड की बातें करते हैं। चलिए अब ध्यान देना है, सेकेंड प्रॉब्लम पे हम लोग आ चुके हैं। सेकेंड का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ समझना है, सेकेंड का जो प्रॉब्लम है वह है नंबर ऑफ रोज को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए रोज है, आप इसे फर्स्ट रो, इसे आप सेकेंड रो, इसे आप थर्ड रो कहते हैं। मतलब आपने कहा कि हाँ सर रोज की जानकारी मिल चुकी है, 3 रो है। अब आपको बोला गया कि कॉलम की जानकारी लीजिए, कॉलम कितने हैं। तो आपने काउंट किया, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम, आपने जानकारी ली 4। फिर आपने इसके ऑर्डर को राइट किया, तो पहले रो की संख्या को लिखते हैं, 3 हो गया। अब फिर कॉलम की संख्या को लिखते हैं, अब 4 हो गया। पहले रो की संख्या को लिखते हैं, 3 हो गया। अब फिर कॉलम की संख्या को लिखते हैं, 4 हो गया। देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है,
since given matrix is not a square matrix, not a square matrix, so its trace cannot find, है ना, आप इसका ट्रेस नहीं निकाल सकते हैं। चूंकि ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, रो की संख्या और कॉलम की संख्या आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए इस मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हुआ। गिवन मैट्रिक्स इज नॉट ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और जब स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं तो आप उसका ट्रेस नहीं निकाल सकते। तो ये आप क्लियर कर चुके होंगे। ट्रेस निकालने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स का होना बहुत ही जरूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी अपना पेन ट्रेस निकालने के लिए यूज करें। ट्रेस निकालने के लिए आप प्रिंसिपल डायगोनल का जो एलिमेंट होता है उसी के सम को ट्रेस कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। तो प्रॉब्लम को तो राइट कर दिए है, आप लोग इसका सॉल्यूशन सॉल्व कीजिए आप लोग इसको, तब तक मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की चर्चा है, वर्टिकल मैट्रिक्स की चर्चा है, और रो मैट्रिक्स की चर्चा है, और कॉलम मैट्रिक्स की चर्चा है। तो याद रखिएगा रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो जो होता है, नंबर ऑफ रोज जो होते हैं वो सिर्फ एक ही होते हैं, कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकता है। कॉलम मैट्रिक्स में याद रखिएगा नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स वह एक ही होते हैं, रो की संख्या कुछ भी हो सकता है। याद रखिएगा ये सब चीज़ बता चुके हैं। और रो मैट्रिक्स में रो की संख्या एक होते हैं, कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकता है। और कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या एक होता है, रो की संख्या कुछ भी हो सकता है। अब वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होता है, अब वर्टिकल मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और रो की संख्या जो होता है, और नंबर ऑफ रोज लिखिए, और नंबर ऑफ रोज जो होता है वह ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम्स होता है वर्टिकल मैट्रिक्स में। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है मतलब उसके अपोजिट बात को फॉलो करेगा। तो जो फर्स्ट ए नंबर जो मैट्रिक्स है यह है 3 है, 2 है, 4 है और 5 है।
तो अगर हम लोग इसके ऑर्डर को लिखे m इंटू एन, ऑर्डर को लिखो m इंटू एन, तो रो की संख्या एक है, एक ही रो है, तो रो की संख्या तो एक हो गया। और कॉलम की संख्या तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, कॉलम की संख्या 4 है। तो आप देख रहे हैं कि कॉलम की संख्या जो है, कॉलम की संख्या रो की संख्या से ज़्यादा है, कॉलम की संख्या रो की संख्या से ज़्यादा है। इस कारण से इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। तो ये कॉलम की संख्या रो की संख्या से ज़्यादा है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। दूसरी बात, इसमें रो की संख्या जो है वह 1 है और रो की संख्या 1 है, इस कारण से इसको रो मैट्रिक्स भी कहेंगे, रो मैट्रिक्स भी कहेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर था। अब हम लोग बी को देखते हैं। बी जो मैट्रिक्स है वो आपका है 3 है, 2 है, 7 है, 8 है, 9 है, 4 है। ये आपका बी मैट्रिक्स है। 3 है, 2 है, 7 है, 8 है, 9 है, 4 है। तो अगर इसके ऑर्डर को हम m इंटू एन लिखें, इसके ऑर्डर को अगर हम m इंटू एन लिखें, तो m की संख्या मतलब रो की संख्या, m का मीनिंग क्या हुआ? रो की संख्या। तो रो कितने हैं? 1 रो, 2 रो, 3 रो, यानी 3 रो है। और कॉलम्स कितने हैं? तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम मतलब 2 है। तो आप देख रहे हैं कि m जो है वह n से बड़ा है, m जो है वह n से बड़ा है, मतलब रो की संख्या, और रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज़्यादा है, और रो की संख्या जो है कॉलम की संख्या से ज़्यादा है। तो ऐसे मैट्रिक्स को, रो की संख्या जब कॉलम की संख्या से ज़्यादा रहे, तो वैसे मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। इस कारण से इसको वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। कौन मैट्रिक्स कहेंगे? वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर m भी 1 नहीं है, m भी 1 नहीं है, n भी 1 नहीं है, मतलब 1 इसमें से ना तो रो है ना कॉलम है। रो की संख्या भी 1 नहीं है, कॉलम की संख्या भी 1 नहीं है, इसलिए इस मैट्रिक्स को ना तो रो मैट्रिक्स कहेंगे ना ही कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। नाइदर रो नॉर कॉलम, है कि नहीं। वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया तो कोई एक ही होगा, अब वर्टिकल हो गया तो ये हॉरिजॉन्टल होगा नहीं, क्योंकि आई स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं, है ना। 80 नंबर की चर्चा करते हैं, 80 नंबर की तरफ चलते हैं। सी नंबर क्या गिवन है? सी नंबर में है अब 5 है, 7 है, 9 है। तो देखिए इसमें और इसका ऑर्डर को अगर m इंटू एन मान लें, जहाँ पर m रो की संख्या है और n कॉलम की संख्या है, तो रो की संख्या तो क्लियर है कि 1 2 3 है, रो की संख्या 3 है, और कॉलम की संख्या क्लियर है 1 है। तो आप देख रहे हैं और रो की संख्या जो है वह कॉलम की संख्या से ज़्यादा हो चुका है, और रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज़्यादा हो चुका है। तो इस मैट्रिक्स को वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? अब वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है। अब देखिए इसमें कॉलम की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या 1 है, सिंस n इक्वल 1 है, इसलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसको कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। और जब वर्टिकल हो गया तो हॉरिजॉन्टल होगा नहीं, और चूंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है नहीं, और कॉलम मैट्रिक्स हो गया तो फिर रो नहीं होगा। और डी नंबर, देखिए डी नंबर में क्या है? मैट्रिक्स जो है वह है 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 4 है, 3 है, 2 है, 6 है। तो अगर इसके ऑर्डर को m इंटू एन माने, जहाँ पर m रो की संख्या और n कॉलम की संख्या, तो आप देख रहे हैं रो की संख्या तो 2 है और कॉलम की संख्या फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 4 कॉलम, और ये 4 है। तो आप देख रहे हैं कि कॉलम की संख्या जो है वह रो की संख्या से ज़्यादा हो चुका है, और कॉलम की संख्या रो की संख्या से ज़्यादा हो चुका है।
कॉलम की संख्या रो की संख्या से ज़्यादा है, इसलिए ऐसे मैट्रिक्स को हॉरिजॉन्टल कहेंगे। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। अब यहाँ पर m का भी वैल्यू 1 नहीं है और n का भी वैल्यू 1 नहीं है, यानी यह न तो रो मैट्रिक्स है और न ही कॉलम मैट्रिक्स है। नाइदर रो और नॉर कॉलम, ना तो यह रो मैट्रिक्स है और न ही यह कॉलम मैट्रिक्स है। क्लियर है? लेकिन ये हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है? हॉरिजॉन्टल। ये कौन सा मैट्रिक्स है? वर्टिकल मैट्रिक्स। क्लियर है? अब देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसको आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या सेम नहीं होते हैं उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसको भी आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या सेम नहीं होते हैं उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या सेम नहीं होते हैं उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, रो की संख्या और कॉलम की संख्या के इक्वल नहीं होता है। और नंबर ऑफ जो रोज होते हैं वह नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। और नंबर ऑफ कॉलम्स और रो की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो की संख्या कॉलम की संख्या के इक्वल नहीं होते हैं। नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, देखो नंबर ऑफ रोज जो है, नंबर ऑफ रोज वह है 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वह है 3। 2 जो 3 के इक्वल नहीं है, इस कारण से इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। गिवन मैट्रिक्स है गिवन मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ना। क्लियर है? अब देखो सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होता है। सिंगलटन मैट्रिक्स किसे कहते हैं? जिस मैट्रिक्स में एक ही रो और एक ही कॉलम होते हैं और उसे सिंगलटन मैट्रिक्स कहते हैं। नंबर ऑफ रोज जो है वह इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के और दोनों आपस में इक्वल हो 1 के। नंबर ऑफ रोज जो हो वह नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो, दोनों किसके इक्वल हो? 1 के। तो इस 1 को आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं तो और अच्छा लगेगा, 1 है ना। ऐसे मैट्रिक्स को सिंगलटन मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे मैट्रिक्स को सिंगलटन मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखो -3, इसमें रो की संख्या भी 1 है, कॉलम की संख्या भी 1 है, इसे सिंगलटन मैट्रिक्स कहेंगे। और देखो ये 4 है, इसको सिंगलटन मैट्रिक्स कहेंगे। रो की संख्या भी 1 है और कॉलम की संख्या 1 है। अब 5/7 है, इसको सिंगलटन मैट्रिक्स कहेंगे। इसमें रो की संख्या भी 1 है और कॉलम की संख्या भी 1 है। तो ये सारे मैट्रिक्स सिंगलटन है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स समझ गए, सिंगलटन मैट्रिक्स। अब आप लोग एडिशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ाई करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। Addition of matrices. एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, इसका डेफिनेशन लिखेंगे। टू मैट्रिसेस या मोर मैट्रिसेस ट्रू मैट्रिसेस या मोर मैट्रिसेस आर सुटेबल फॉर एडिशन
for addition if their order are same, if their order are same, order are same. In this case corresponding elements are added, elements are added. दो मैट्रिक्स या दो से अधिक मैट्रिक्स को जब भी ऐड करना हो तो सारे मैट्रिक्स जिसको आप ऐड करना चाहते हैं उन सारे मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम होनी चाहिए। ऑर्डर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और जब भी आप ऐड करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। किसको ऐड करेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। इसको मैं कुछ एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल देखेंगे। अब जैसे सपोज देखो, अब जैसे मान लेते हैं ए है, ए कोई मैट्रिक्स है, 3 है, 2 है, 4 है, 1 है, 0 है, 6 है। और यहाँ पर कोई मैट्रिक्स बी है, यह है 5 है, -1 है, 4 है, 6 है, 2 है, 1। और कोई मैट्रिक्स सी है, यह है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। चलो ठीक है। तो आपको बोला जाए देन a प्लस बी इक्वल वाट, देन a प्लस बी इक्वल वाट। आपको बोला जाए अब b प्लस सी इक्वल वाट, है ना। तो देखो ध्यान देना है, सबसे पहले आप a का ऑर्डर लिखेंगे, a का ऑर्डर ऑफ a। तो ऑर्डर ऑफ a इसमें अब 2 रो है, 3 कॉलम है, 2/3 का मैट्रिक्स है। 2 रो है, 3 कॉलम है, 2/3 का मैट्रिक्स है। और ऑर्डर ऑफ आप बी लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ बी लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ बी लिखेंगे। तो इसमें 2 रो है, 3 कॉलम है, इसमें भी 2 रो है, 3 कॉलम है। और चूंकि ऑर्डर ऑफ ए जो है वह ऑर्डर ऑफ बी के इक्वल है, चूँकि ऑर्डर ऑफ ए जो है वह ऑर्डर ऑफ बी की इक्वल है, इस कारण से एडिशन पॉसिबल है। एडिशन इज पॉसिबल, एडिशन पॉसिबल है, एडिशन पॉसिबल है। तो एडिशन जब पॉसिबल है तो ए प्लस बी, तो ए के एलिमेंट्स 3 है, 2 है, 4 है, 1 है, 0 है, 6 है। अब प्लस का साइन देना है अब बी के एलिमेंट्स। तो b का एलिमेंट्स 5 है, -1 है, 4 है, 6 है, 2 है, 1। अब ऐड कर देना है, तो ऐड कर देना है तो 3 5 8 होगा, और 2 -1 1 होगा, और 4 4 8 होगा, और 1 6 7 होगा, और 0 2 2 होगा, और 6 1 7 होगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है इस प्रॉब्लम के लिए। लेकिन सपोज जब आप सेकेंड बनाते हैं, जब आप इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं तो ध्यान देना है ऑर्डर, जब आप सेकेंड, ये तो फर्स्ट का आंसर था, ये फर्स्ट का आंसर था, ठीक है। अब आप लोग सेकेंड के आंसर की तरफ आएंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स हम लोग सेकेंड सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। ऑर्डर ऑफ बी, सबसे पहले एडिशन जब भी करना हो तो आप ऑर्डर चेक कर लेंगे। जब भी एडिशन, 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम रहने पर ही आप उसको ऐड कर पाते हैं, इस बात को आप जानते हैं। इसलिए जब भी एडिशन करना हो 2 मैट्रिक्स को या सब्ट्रैक्शन, तो उसके लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक कर लेना है। देखिए इसका ऑर्डर है 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2/3 का मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ सी जो है यह 2 रो है और 2 कॉलम है, 2/2 का है। तो देखिए ये दोनों ऑर्डर तो सेम नहीं हुआ। सिंस ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सी मैट्रिक्स, इस कारण से एडिशन इज नॉट पॉसिबल,
एडिशन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, है ना, एडिशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो अभी आप लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का डिफिनीशन पढ़े थे, उस पर एग्जाम्पल देखे थे, और उसका नोट्स जो है एडिशन में दो मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव को फॉलो करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ये सारी बातें आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दी जाएगी। ठीक है, अब मन लगाकर पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, सिस्टमैटिक आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ।